ओके, तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बैंकर्स बटालियन पे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और पहली बार इस चैनल का वीडियो देख रहे हैं तो याद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर हर बार आपको कुछ ना कुछ वीडियो में नया ज़रूर मिलेगा। जैसे कि आज आप थंबनेल देख रहे होंगे, हिंदी क्लोज टेस्ट है, हाई लेवल है, बिल्कुल एग्ज़ाम का लेवल है। एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा हाई लेवल आ ही नहीं सकता। इससे जब भी आएगा लो लेवल आएगा, मैक्सिमम इसी लेवल का आएगा, चाहे वो पीओ हो या क्लर्क हो। तो चलिए, आज वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है तो स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि इसमें दो तीन तरह की चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। पहला कि जितने भी ये ऑप्शंस वाले इधर वाले, ये देखो यहाँ पर जो वर्ड मीनिंग आपको दिख रहा है, इसे अच्छी तरह से देखिए। भले ये आपके आंसर हों या ना हो, अगर आंसर नहीं भी हैं तो भी ये वर्ड इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ समझना ही ज़रूरी नहीं है, इनकी स्पेलिंग आप बहुत अच्छे से याद रखिए। ये बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं। और स्पेल चेक नाम का एक 5 नंबर का, जो कि मेरे हिसाब से हिंदी का सबसे डिफ़िकल्ट सेक्शन है, वो आता है। उसमें अक्सर मतलब 90% लोगों के 5 में से 2 सही होते हैं, मैक्सिमम 3 सही होते हैं, बाकी गलत हो जाते हैं। इवन कि मेरे भी 2 से 3 सही होते थे, मैं अक्सर स्किप करता था उस सेक्शन को। लेकिन फिर भी अगर आप इन सब वर्ड जैसे कि सार्वजनिक, सर्वोपरि, विस्थापित, इन वर्ड की वर्ड मीनिंग भी, सॉरी वर्ड मीनिंग कह रहा हूँ, स्पेलिंग भी, जिसकी जो वर्तनी है, स्पेलिंग को हिंदी में वर्तनी कहा जाता है, तो वर्तनी भी आप अच्छे तरीके से देखिए, क्योंकि ये आपको स्पेल चेक में ये इतने अच्छे अच्छे वर्ड हैं कि वो भी आपको काम में आ जाएंगे। तो जैसा कि मैंने पहले कहा है कि इस आज का जो हमारा क्लोज टेस्ट है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा हाई लेवल का है। और इससे ज़्यादा हाई लेवल का आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी है। इससे जब भी क्वेश्चन आएगी, इससे थोड़ा सा लो लेवल का ही आएगा और मैक्सिमम इसी लेवल का आएगा, लेकिन इससे ज़्यादा हाई लेवल का नहीं आएगा, ये तय है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि इसके पहले ही एक वीडियो आ चुकी है क्लोज टेस्ट की, उसमें थोड़ा सा बेसिक बेसिक मैंने बताया है कि कैसे कैसे बनाते हैं, कैसे किस फील्ड के लिए ढूंढना हो तो किस फील्ड तक पढ़ते हैं, मैंने पहले ही बताया। लेकिन एक बार फिर से मैं बता दूं कि अगर हमें इस फील्ड के लिए आंसर ढूंढना है 1 नंबर के लिए, तो हमें 2 नंबर तक पढ़ना पड़ेगा। 2 नंबर का फिलर ढूंढना है तो हमें 3 नंबर तक पढ़ना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि एग्जैक्ट वर्ड क्या होगा, आप किसी तरह का मिस्टेक नहीं करेंगे। जैसे कि आज ही आप देखेंगे कि अगर मैं यहीं तक पढ़ के इसका आंसर ढूंढता तो गलत हो जाता। मैंने जैसे ही यहाँ तक पढ़ा और इसका आसान सा एक आंसर हमें मिल गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या है, कैसा है, कैसे करते हैं, वो सब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे। और हाँ, जो भी आज इस क्लूज टेस्ट को मेरे बताने से पहले अगर कोई बनाता है और उसको इसमें 8-9 नंबर आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि उसकी हिंदी की तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि इससे हाई लेवल का क्लोज टेस्ट आपको एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ये गारंटी है। तो मेरे बताने से पहले ट्राई कीजिए और अब देखिए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। 8-9 नंबर आ रहे हैं, 7 नंबर भी आ रहे हैं, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। किसी भी राष्ट्र के कुछ विशिष्ट प्रतीक, ध्वज, गान जैसे महत्वपूर्ण चिन्ह होते हैं, जिनसे एक देश जिनसे एक स्वतंत्र देश अपनी डैश और प्रभुसत्ता डैश करता है। ठीक है, मैंने कहा था कि इसके लिए आंसर ढूंढना है तो मिनिमम यहाँ तक पढ़ो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक वर्ड है कि जिनसे एक स्वतंत्र देश अपनी डैश और प्रभुसत्ता डैश करता है। अब यहाँ पे ऑप्शन है अस्तित्व, अस्मिता, आधिपत्य, आस्था। अभी चारों वर्ड को ठीक ठीक से समझते हैं। आस्था मतलब जब हमारा विश्वास, चाहे वो चीज़ सही हो या गलत हो, उससे मतलब नहीं है, अगर हमारा उसमें विश्वास है तो वो कहा जाता है आस्था। और जब एक पूरे समूह के लोगों का विश्वास किसी चीज़ में हो, एक पूरे देश का विश्वास किसी चीज़ में हो, एक पूरे गांव का विश्वास किसी चीज़ में हो, तो उसे कहा जाता है आस्था। ठीक है, अस्तित्व, अस्तित्व मतलब एग्जिस्टेंस, मतलब किसी चीज़ का वजूद, उसे हिंदी में कहते हैं अस्तित्व। ठीक है, अगला है आधिपत्य। किसी
के अंडर कोई चीज़ है, मान लो कि जैसे कि हमारे देश पर अंग्रेजों का आधिपत्य था, या किसी बड़े राजा किसी छोटे राजा पर आधिपत्य होता है कि उसके अंदर उसका राज्य है, तो उसका आधिपत्य मतलब अधिकार, सिंस आप कह समझ सकते हैं। आधिपत्य मतलब किसी के ऊपर दूसरे का अधिकार, आधिपत्य, ठीक है। अब एक वर्ड जो है वो है अस्मिता। इसका लिटरली मीनिंग होता है अपनी सत्ता का भाव। मतलब जैसे कि मान लो कि जब भारत आज़ाद हुआ था, उसके पहले जो उसके बाद जो लोगों में भाव आया था वो अस्मिता का भाव आया था कि भाई अपनी सत्ता है, हमारे लोग हमारी सत्ता में हैं, तो इसे कहते हैं अस्मिता। एक तरह से कह सकते हैं सम्मान, एक तरह से कह सकते हैं अभिमान, ठीक है। तो यहाँ पर एक वर्ड है प्रभुसत्ता, प्रभुसत्ता, और यहाँ पर है और, तो प्रभुसत्ता से ही मिलता जुलता कोई वर्ड इसमें होगा, ये तो आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर एक ही ऐसा वर्ड है जिसमें सत्ता और अपनी सत्ता, प्रभुसत्ता मतलब एक कुछ वही होता है। तो अस्मिता ही एक ऐसा वर्ड है जो यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है, कि जिससे एक स्वतंत्र देश अपनी अस्मिता, अपना अभिमान, अपनी सत्ता का भाव और प्रभुसत्ता डैश करता है, क्या करता है, ठीक है, डैश करता है, तो विस्थापित करता है, निश्चित करता है, निर्धारित करता है, उद्घोषित करता है। विस्थापित का मतलब समझ लेते हैं। विस्थापित जब बहुत बड़ी जनसंख्या या कुछ लोगों को, जरूरी नहीं बड़ी जनसंख्या है, या किसी भी चीज़ को एक स्थान से उठाकर दूसरी स्थान पर रख देते हैं तो उसे कहते हैं विस्थापन। स्थान परिवर्तन को विस्थापन कहा जाता है। निश्चित मतलब आप समझ रहे होंगे, सर्टेन। निर्धारित मतलब होता है, ये भी इजी वर्ड है, आप समझिए, निर्धारित मतलब किसी चीज़ को तय कर देना, किसी चीज़ को वही निर्धारित। और चौथा वर्ड है उद्घोषित। यहाँ पर बात की जा रही है ध्वज, प्रतीक, झंडे, गान, इससे क्या, इससे अपनी प्रभुसत्ता या अपनी अस्मिता को विस्थापित नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाते। निश्चित ये लोग नहीं करते, क्या ध्वज नहीं होगा, राष्ट्रगान नहीं होगा या प्रतीक, तो वो अपनी अस्मिता या अपनी प्रभुसत्ता निश्चित उसी से होती है, दूसरी चीज़ों से नहीं होती, तो निश्चित भी नहीं होगी। निर्धारित भी निश्चित से ही रिलेटेड एक वर्ड है, वो भी नहीं हो सकता। उद्घोषित इसलिए होता है क्योंकि हम अपने ध्वज से, अपने राष्ट्रगान से, अपने प्रतीकों से पूरी दुनिया को ये बताते हैं कि देखो ये हमारा राष्ट्र है, ये हमारा देश है। तो उद्घोषित मतलब होता है उद्घोषणा करना, मतलब किसी चीज़ को पब्लिश कर देना पूरी दुनिया में कि देखो ये हमारा देश का राष्ट्र ध्वज है और ये हमारा राष्ट्रगान है, ये हमारा प्रतीक है, ठीक है। उद्घोषित मतलब बिल्कुल घोषणा कर देना कि देखो, दूसरों को बताना। यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपने देश की पहचान पूरी दुनिया में, पहचान जो है हमारा राष्ट्रगान, हमारा ध्वज, हमारा प्रतीक पूरी दुनिया में ये पहचान बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया उद्घोषित करता है, और इससे ही वह डैश आदर एवं विश्वास प्राप्त करता है। कौन सा आदर, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। अब इससे ही वह सर्वोपरि, सर्वस्व, सर्वज्ञ, सार्वजनिक। देखो सर्वोपरि मतलब सबसे ऊपर, सबसे बेटर, सबसे बेस्ट, बेटर नहीं, जो सबसे ऊपर हो उसे सर्वोपरि कहते हैं। तो क्या इससे जो है सबसे, झंडे से कोई देश जो है सबसे ऊपर वाला जो क्या कहते हैं उसे, आदर सम्मान सबसे ज़्यादा मिलने लगता है सिर्फ झंडे की वजह से या सिर्फ राष्ट्रगान की वजह से? तो सर्वोपरि तो नहीं हो, सर्वस्व। सर्वस्व मतलब सब कुछ, एवरीथिंग, जिसे कहते हैं कि मैंने अपना सर्वस्व त्याग दिया है, मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया है। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, ज्ञ मतलब ज्ञानी, यहाँ पर एक ज्ञ आप देख रहे होंगे, ज्ञ, ज्ञ मतलब ज्ञानी, सर्व मतलब सब कुछ, सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं, ठीक है। तो इससे सर्वज्ञ का तो कोई लेना देना है नहीं। तो सार्वजनिक, सबके बीच हम, सार्वजनिक वो जो सबके बीच, सबके समूह के, पूरी दुनिया के लोग हमें आदर और सम्मान करते हैं। तो यहाँ पर एक जो सबसे फिट वर्ड है, देखो ऐसा हो सकता है कि ये भी हो और ये भी हो, लेकिन फिर तो आपको तय करना पड़ता है कि दोनों में से कौन ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर क्लोजेस्ट का मतलब है कि सबसे फिट वर्ड वहाँ पर कौन सा है, सबसे बेटर। चारों ऑप्शन में से हो सकता है, कभी कभी आप लोग ये चारों ऑप्शन हो सकता है, ऐसा क्या दिक्कत है, हम यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर कौन सा वर्ड है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आगे देखते हैं।
तो वह जो है सार्वजनिक आदर एवं विश्वास प्राप्त करता है। राष्ट्रीय चिन्ह हमारे देश की डैश मोहर है। जो राष्ट्रीय चिन्ह है हमारे देश की विशिष्ट, स्थानीय, चिन्हात्मक, स्थिर क्या है? तो देखो, राष्ट्रीय चिन्ह हमारे देश की क्या है? स्थानीय मोहर है। स्थानीय से कोई लेना देना नहीं, स्थानीय मतलब लोकल। स्थिर तो क्या मतलब राष्ट्रीय चिन्ह बदलती भी है क्या? तो स्थिर और स्थानीय से कोई लेना देना नहीं है। चिन्हात्मक, चिन्ह तो वहाँ पे लिखा हुआ ही है कि राष्ट्रीय चिन्ह, तो फिर चिन्हात्मक क्या होगा? तो आप ऑप्शन छांट भी दें तो भी आपको पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन हो सकता है। अगर डायरेक्ट आंसर नहीं ढूंढ पा रहे तो ऑप्शन को छांटिए। इसे कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। बहुत लोग यूज़ करते हैं मैथ में, रीजनिंग में, हर जगह ये यूज होता है। कोई ऐसा हमारा दिमाग जो है भटकना छोड़ देता है। जैसे इसे काट दिया, अब इस पर दिमाग जाएगा नहीं, इसे काट दिया, इस पर दिमाग जाएगा नहीं, इसे काट दिया, एक ही बचा। विशिष्ट मोहर है। विशिष्ट मतलब विशेष, जो एक ही हो। विशिष्ट मोहर, विशेष सबका अलग अलग होता है। विशिष्ट मोहर, विशिष्ट मोहर है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया आंसर? विशिष्ट। इसमें क्या हुआ था आंसर? सार्वजनिक। इसमें क्या हुआ था आंसर? उद्घोषित। और इसमें क्या हुआ था आंसर? अस्मिता, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, चिन्ह देश की विशिष्ट मोहर है। यह देश प्रेमियों के कुछ विचारों और डैश का प्रतीक है। अब देखो, विचारों और ये और जब भी आए ना इंग्लिश या हिंदी में एंड, तो हमेशा याद रखना जैसा इधर वर्ड है उसके और के बाद भी वैसा ही वर्ड आएगा। मतलब वैसा ही, चाहे वो जो भी है, नाउन है तो नाउन आएगा, भर्ब है तो भर्ब आएगा। वैसे छोड़ो, ये नाउन भर्ब की बात छोड़ देते हैं हम लोग। डायरेक्ट बात करते हैं कि हमारे देश, यह देश प्रेमियों के कुछ विचारों और डैश, कुछ विचारों और विचारधाराओं, विचार हो ही गया तो विचारधारा क्या होती है? नियमों, विचारों और नियमों का प्रतीक है। जो हमारा राष्ट्रगान है उससे कौन सा नियम आपको पता चलता है? कुछ नहीं। प्रणालियों, नियम से ही मिलता जुलता वर्ड है प्रणाली। प्रणाली मतलब होता है प्रोसीजर। तो यहाँ जिससे कुछ प्रणाली से कुछ लेना देना है नहीं। विचारों और मूल्यों, वैल्यूज़, ठीक है। विचारों और वैल्यूज़ जिसे कहते हैं, विचारों और मूल्यों का प्रतीक है। मूल्य मतलब कीमत नहीं, यहाँ मूल्य मतलब होता है वैल्यूज़, मतलब समझ रहे होंगे आप, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया मूल्यों का प्रतीक भी होता है। भारत का राष्ट्रीय डैश बनारस के निकट स्थित सारनाथ स्थल के अशोक डैश के ऊपरी भाग में बने 4 सिंहों से लिया गया है। अब एक बात आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो कैसा है। भारत का राष्ट्रीय क्या? राष्ट्रीय प्रतिबिंब। राष्ट्रीय प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब छाया। जब हम अपनी शक्ल आईने में देखते हैं तो हम ओरिजिनल हुए और आईने में जो दिखती है वो प्रतिबिंब हुआ। अवशेष, जब बचे खुचे कुछ चीज़, जब मान लो कि कुछ पुराने मंदिर के जो बचे खुचे चीज़, जो टूटे फूटे भाग मिलते हैं उसे अवशेष कहा जाता है। आधार, आधार मतलब बेस, मतलब तो इन तीनों ऑप्शन का कोई लेना देना यहाँ पर है नहीं। तो ये राष्ट्रीय प्रतीक, ये तो आपने बहुत यूज़ भी किया होगा और बहुत देखा भी होगा बहुत जगह कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो बनारस के निकट स्थित सारनाथ स्थल के अशोक क्या, ये तो मुंह से निकल गया होगा सबके, अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ के ऊपरी भाग में बने 4 सिंहों से लिया गया है। वो जो आप देखते होंगे कि जिसमें 3 सिंह दिखाई देते हैं, नीचे एक बैल एक घोड़ा दिखाई देता है, तो एक सिंह पीछे भी होता है। तो ये 4 सिंहों से वो अशोक स्तंभ का ऊपरी हिस्सा है, एक उसके नीचे एक स्तंभ होता है, मतलब एक पिलर टाइप का। तो सिर्फ ऊपरी हिस्सा को भारतीय चिन्ह का प्रतीक बना दिया गया है। तो हमारा आंसर हमारे मुंह से निकल गया था। 7 नंबर का आंसर क्या था कि सारनाथ के अशोक स्तंभ। अशोक चक्र नहीं है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, जो है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो अशोक चक्र नहीं है। अशोक चक्र हमारे झंडे के बीच में यूज़ किया गया है, वो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक नहीं है। अशोक शिला तो होता ही कुछ नहीं, अशोक खंभ तो इलॉजिकल है। शिला मतलब पत्थर, कोई बड़ा सा पत्थर, उसे शिला कहते हैं। खंभ मतलब कोई खंभा। तो अशोक स्तंभ जो है हमारे देश का राष्ट्रीय क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक है। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। क्या यहाँ पर आपको आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ मिल नहीं रहा,
या आप इससे और कुछ बेटर एक्सपेक्ट करते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए। और इस चैनल को याद से सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइबर्स बहुत ही कम है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। और ऐसा ही रहा तो शायद ये चैनल ज़्यादा सरवाइव ना कर पाए। चलो आगे देखते हैं कि ठीक है। तो 7 नंबर का क्या आंसर हुआ? अशोक स्तंभ के ऊपरी भाग में बने 4 सिंहों से लिया गया है। सरकार ने इस प्रतीक को 26 जनवरी सन 1950 में भारत डैश राज्य बन जाने पर लिया। भारत स्वतंत्र राज्य बन जाने पे लिया। यहाँ पर एक बात बताओ, 1950 में भारत आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ था क्या? नहीं, भारत गणतंत्र राज्य बन जाने पर लिया। भारत स्वराज बन जाने पर लिया। अन्यत्र, अन्यत्र ऐसे ही कुछ उठा के दे दिया गया। अन्यत्र का मतलब होता है कुछ और, तो यहाँ अन्यत्र वन्यत्र तो होगा नहीं। स्वतंत्र 1950 दे दिया तो भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ था, तो ये भी होगा नहीं। तो ये दोनों ऑप्शन थे। स्वराज, स्वराज मतलब अपना राज, तो क्या अपना राज्य, मैंने जैसे कहा स्वतंत्र हुआ अपना राज हो गया, तो स्वराज नहीं होगा। गणतंत्र, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ था और देश जो है गणतंत्र कहलाया था। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? गणतंत्र। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक में 4 सिंह डैश पर हैं। 4 सिंह किस चीज़ पर हैं? आधार पर हैं, मूल पर हैं, शिला पर हैं, शीर्ष पर हैं। हाँ, राष्ट्रीय प्रतीक में 4 सिंह डैश पर हैं, जिनमें से केवल 3 दृष्टिगोचर होते हैं। मैंने कहा था शुरू में ही कि अगर इसके लिए ढूंढ रहे हैं तो यहाँ तक पढ़िए। और जब भी इस तरह के लंबे लंबे सेंटेंस होते हैं, जब एक से फिलर का डिस्टेंस दूसरी फिलर से बहुत दूर होता तो ये खास करके ज़रूर करें। अगर बहुत सटे सटे फिलर है तो ज़रूरी नहीं है उतना, लेकिन अगर ये फिलर, पहला फिलर और दूसरा फिलर जो है बहुत डिस्टेंस पर है तो ये ज़रूर से ज़रूर कीजिए। देखिए अब क्या, इससे क्या होगा अगर मैं सिर्फ इतना पढ़ता कि राष्ट्रीय प्रतीक में 4 सिंह डैश पर हैं। अब डैश पर हैं मतलब आधार पर हैं, मूल पर हैं, शिला पर हैं, शीर्ष पर है। शीर्ष तो नहीं है मतलब नीचे है, तो मूल भी सही लग रहा है, आधार भी सही लग रहा है, शिला वहाँ नहीं है। आपको ध्यान में उसकी पिक्चर आ जानी चाहिए। आप अशोक स्तंभ का पिक्चर देखेंगे, एक्चुअली पूरा का पूरा अशोक स्तंभ के बारे में ही ये पूरा क्लोज टेस्ट है। ठीक है, तो देखो अब मूल और आधार ये दोनों उतना ही सही है। अब जैसे ही हम आगे पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय प्रतीक में 4 सिंह डैश पर हैं, जिनमें से केवल 3 ही दृष्टिगोचर, दृष्टिगोचर मतलब दिखाई देते हैं, दृष्टिगोचर होते हैं। इस आधार की इस आधार की चित्र वल्लरी में बीच में एक चक्र स्थित है। अब देखो आधार, इस आधार, किस आधार, आधार की बात हो रही थी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आधार। ठीक है, हमने आगे पढ़ा और हमारा आंसर मिल गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? 9 का आधार। आधार पर है, एक बेस है, उस पर एक सिंह है, सॉरी 4 सिंह है। ठीक है, तो राष्ट्रीय प्रतीक में 4 सिंह आधार पर हैं, जिनमें से केवल 3 ही दृष्टिगोचर होते हैं, एक हमेशा पीछे रहता है। कहीं से देखोगे 3 ही दिखाई पड़ेगा, एक पीछे रहता है। दृष्टिगोचर होते हैं। इस आधार की चित्र वल्लरी में बीच में एक चक्र स्थित है। ठीक है, साथ ही दाईं ओर बैल और बाईं ओर घोड़ा है, जैसे कि मैंने पहले बताया घोड़ा है। डैश रूप से धर्म चक्र की बाह्य रेखा अथवा न्याय का पहिया, से धर्म चक्र अथवा न्याय का पहिया भी कहा जाता है। डैश रूप से धर्म चक्र की बाह्य रेखा अथवा न्याय का पहिया अंत में दाईं एवं बाईं ओर दिखलाई देता है। किस रूप से दिखलाई देता है? किंचित रूप से। किंचित मतलब कुछ न कुछ, जैसे जैसे पता ना हो किसी चीज़ के बारे में, कह रहे हैं कि कोई कारण था, किंचित कारणवश। ठीक है, किसी किसी किंचित मतलब किसी, ठीक है, लिटरली मीनिंग। तो किंचित होगा नहीं, किसी किंचित रूप से,
अस्थायी रूप से, अस्थायी और अस्थायी यहाँ पर बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। अप्रत्यक्ष मतलब कि नहीं है दिखाई देता है, या है नहीं दिखाई देता है। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्टली। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली डायरेक्टली दिखाई देना में अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष का मतलब नहीं, आंशिक रूप से थोड़ा सा दिखाई देता है, थोड़ा सा हल्का सा दिखाई देता है, तो उसे कहते हैं आंशिक। तो यहाँ पर क्या सबसे परफेक्ट आंसर होगा? आंशिक रूप से धर्म चक्र की बाह्य रेखा अथवा न्याय का पहिया अंत में दाईं एवं बाईं ओर दिखलाई देता है। शीर्ष फल के नीचे देवनागरी डैश में, ये तो सब जान गए हैं। देवनागरी क्या? देवनागरी क्या भाषा? देवनागरी भाषा है ही नहीं। देवनागरी अक्षर नहीं। देवनागरी लिपि, यस, देवनागरी लिखाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है सच की ही जीत होती है। इस वाक्य को मुंडक उपनिषद, किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद। कहीं कहीं आप मुंडकोपनिषद भी साथ में लिखा हुआ देखेंगे। तो इस वाक्य को मुंडकोपनिषद से, अब तो हम जानते हैं कि आंसर होगा लिया गया। अब इन चारों में से लिया गया का कौन सा होगा? से क्या है? ग्रहण किया गया है। ग्रहण मतलब होता है लोकल टाउन को ग्रहण कहा जाता है। ग्रहण नहीं है ये। ग्रहण मतलब होता है कोई चीज़ एक्सेप्ट करना, ग्रहण, यह है ग्रहण, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन है गृहित। गृहित मतलब जिसे एक्सेप्ट कर लिया गया हो। मान लो कि हमारे देश ने किसी स्पेशल विचारधारा को एक्सेप्ट कर लिया, तो वह कहा जाता है गृहित, एक्सेप्टेड, एडमिटेड, उसे कहा जाता है गृहित। उसके बाद प्राप्त किया गया है, वहाँ से हमने प्राप्त कर लिया उस चीज़ को। जो चीज़ हमारा ही है, हमारा ही था, मुंडकोपनिषद, उससे हम प्राप्त क्या करेंगे? उससे कैसे प्राप्त करेंगे? उद्धृत मतलब होता है कि मान लो हमारा कुछ विचार है, उसको और ज़्यादा सर्टिफाई करने के लिए, या उसको और ज़्यादा बल देने के लिए, या उसमें और स्वीकृति लेने के लिए, स्वीकृति नहीं कह सकते, कहीं से किसी किताब से कोई लाइन हम उठाते हैं अपने विचार को सपोर्ट करने के लिए, तो उसे कहा जाता है उद्धृत करना। कहीं से कुछ लाइन, लेख से, किसी किताब से, किसी उपन्यास नहीं, किसी ग्रंथ से जब किसी लाइन को ज्यों का त्यों उठा लिया जाता है और उसे अपने विचार के साथ रखा जाता है, तो उसे कहते हैं उद्धृत कर लेना। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? उद्धृत। मुंडकोपनिषद से उद्धृत किया गया है। तो ये थी अपनी ग्लॉस टेस्ट की वीडियो, जिसका लेवल आपने देख लिया। एग्ज़ाम के लेवल के से भी ऊपर के लेवल कह सकते हैं, यानी एग्ज़ाम में इससे नीचे के लेवल कहेंगे, मैक्सिमम इस लेवल कहेंगे, इससे ज़्यादा हाई लेवल के आपकी पीओ में भी नहीं आने वाले। तो बिल्कुल याद से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए। कोई स्टडी ग्रुप है या अपना ही कोई ग्रुप है तो भी उसमें भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइबर बढ़ने बहुत ज़रूरी है, वरना ऐसा चैनल ज़्यादा सर्वाइव कर नहीं पाएगा। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।